हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। ये हमारी भार्गव एमसीक्यू का सेकेंड एडिशन बुक सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर 6 है। इससे पहले लेक्चर 5 में हमने 125 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज से उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 126, ये कह रहा है चेस्ट रेडियोग्राफी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग। ये कह रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो चेस्ट रेडियोग्राफी में किस फेज में अवॉइड करती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी है सेकंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी है थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो स्टार्टिंग का फेज होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें ट्राइमेस्टर पूछा हुआ है। अगर वीकली पूछा होता या जो भी होता तो उसमें हम देखते जो स्टार्टिंग का फेज होता तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें हम रेडिएशन नहीं देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरोसेंस व्हेन एक्सरे फॉल ऑन इट। कि इन सब में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एक्सरे गिरने पे फ्लोरोसेंस शो करता है। तो इससे पहले इस पे काफ़ी डिस्कस भी किया गया है। ऑप्शन ए है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है लेड सल्फेट, ऑप्शन डी है जिंक कैडमियम सल्फाइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारा जिंक कैडमियम सल्फाइड होता है वो हमारा फ्लोरोसेंस शो करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय। अल्ट्रासाउंड वेव किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन ए है फ्लोरोसेंट मटेरियल, ऑप्शन बी है थर्मो इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हमारी जो अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से प्रोड्यूस होती हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक यूनिट रेंज ऑफ। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड की वो कौन सी होती है जो मेडिकल डायग्नोस्टिक में हम यूज करते हैं, उसकी रेंज क्या होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 20,000 टू 50,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 50,000 लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 1 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी है एवर 20 हर्ट्ज। तो जो 1 मेगाहर्ट्ज है 20 मेगाहर्ट्ज है ये रेंज हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक यूनिट में, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा ये रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सरे ट्यूब द इंक्रीज ऑफ फिलामेंट करंट द ट्यूब करंट। ये कह रहा है कि एक्सरे ट्यूब में अगर हम फिलामेंट करंट को इंक्रीज करते हैं तो ट्यूब करंट क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन सी डिक्रीज होगा एंड ऑप्शन डी नन। तो जब भी हम फिलामेंट करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा ट्यूब करंट भी इंक्रीज होता है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड फिल्टर इज मेड अप ऑफ। जो कंपाउंड फिल्टर यूज होता है एक्सरे ट्यूब में वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए है कॉपर एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर एंड लेड, ऑप्शन सी है लेड एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम एंड टिन। तो इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था कि जो हमारा फिल्टर यूज होता है वो कॉपर एंड एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं ली है तो उसको जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 132, एनोड इज ब्लैकेंड इन रोटेटिंग एनोड ट्यूब 2। कि जो एनोड होता है उसके बैक साइड में हम ब्लैक कलर करते हैं, पेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं। ए प्रमोट रेडिएशन, बी टू ऑब्जर्व एक्सेस रेडिएशन, सी बोथ एबव, डी नन एबव। या तो रेडिएशन नहीं, इसको हीट बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेडिएशन की बात नहीं होनी चाहिए, या फिर रेडिएशन कहने का उसका हीट से ही मतलब है। तो जो एनोड के पीछे हम ब्लैक पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, तो करता क्या है कि जो हीट है उसको डिसिपेट करता है। ठीक है,
तो जो ऑप्शन ए है प्रमोट, तो प्रमोट करेगा ही नहीं, प्रमोट करेगा तो हमारा एनोड जल्दी टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी टू एब्जॉर्ब एक्सेस रेडिएशन, तो हमारा ऑप्शन बी तो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको वो एब्जॉर्ब करेगा तो भी ब्रेक ही होगा, क्योंकि और ज़्यादा वो हीट करेगा, हमें उस हीट को कम करना है, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी बोथ है वेब, ऑप्शन ए बी है नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक करेक्शन भी है, इसमें बुक में ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, तो वो गलत है, ऑप्शन डी होगा। बाकी अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। आप भी अपना इस पे राय दीजिएगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ एक्स-रे प्रोडक्शन इन रोटेटिंग एनोड ट्यूब इज, कि जो एनोड ट्यूब होता है उसमें एक्स-रे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कितनी होती है। ए 1%, बी 5%, सी 10% एंड डी 20%। तुमने पढ़ा है कि जो एक्सरे जनरेट होता है वो कितना होता है 1% और 99% हीट होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमसे एक्सरे पूछ रहा था, अगर यहाँ पे हीट पूछ रहा होता तो 99% होता। इसके बाद 134, एनोड इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ, कि जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब होता है उसमें एनोड किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन निकेल एलॉय, ऑप्शन बी टंगस्टन रेहनियम एलॉय, ऑप्शन सी निकेल टिन एलॉय, ऑप्शन डी टंगस्टन एल्युमिनियम एलॉय। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा एनोड बना होता है वो टंगस्टन और रेहनियम का बना होता है। इससे पहले इस पे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। कितना कितना होता है, 90% हमारा क्या होता है टंगस्टन, और रेहनियम कितना होता है हमारा 10%, ठीक है। और कैथोड किसका बना होता है आप कमेंट में बताइएगा। 135, पिन होल डायमीटर ऑफ फोकल स्पॉट इन एक्स-रे ट्यूब इज, जो फोकल स्पॉट होता है उसका पिन होल का डायमीटर कितना होता है। ऑप्शन ए 0.003 mm, ऑप्शन बी है 0.006 mm, ऑप्शन सी है 0.009 mm, ऑप्शन डी है 0.012 mm। तो हमारा जो पिन होल का डायमीटर होता है वो हमारा कितना होता है 0.003 mm का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 136, इन रोटेटिंग एन ए ट्यूब हीट प्रोड्यूस इन टारगेट कंट्रीब्यूट्स इन टू इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने % हीट जनरेट होती है। अभी पूछा था एक्सरे, तो हमारा 99% हीट जनरेट होती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम 137, फिलामेंट इन एक्सरे ट्यूब इमिट इलेक्ट्रॉन बाय प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो फिलामेंट से एक्सरेज जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। कि जैसे एक्सरे ट्यूब है ये हमारा, ठीक है, एक्सरे ट्यूब है, इसमें जो फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे निकलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रक्रिया है, फिर इसको हम बोलते क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्पेस चार्ज इफेक्ट, ऑप्शन बी है थर्मोनिक इमिशन, सी है बोथ है वेव, डी नन है वेव। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थर्मोनिक इमिशन, कि जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसी को हम थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या है, इससे पहले क्वेश्चन था कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं और वो एनोड तक नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पे क्लाउड बन जाता है, ठीक है, उसी को स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब हम कम केवीपी देते हैं, कि हमारे इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो रहे हैं, एमए तो हम दे रहे हैं, बट हम केवीपी नहीं दे रहे हैं कि वो जाके हमारे एनोड पे टकराएं। तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाते हैं, वहाँ पे क्लाउड बना देते हैं, उसी को हम स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एडिशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन इन एक्स-रे ट्यूब इज 0.5 to 1 mm ऑफ, कि जो हमारा
इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होता है वो 0.5 to 1 mm किस यूनिट के बराबर होता है। ऑप्शन ए है लेड इक्विवेलेंट के, ऑप्शन बी है निकल इक्विवेलेंट के, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, एक तो ये एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, दूसरा ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.5 to 1 mm। ठीक है, इसके बाद फिलामेंट करंट इन एक्सरे ट्यूब इज अबाउट। जो एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट लगा होता है उसमें जो करंट होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 5 to 10 mm, ऑप्शन बी है 10 to 15, ऑप्शन सी है 0 to 5, ऑप्शन डी है 8 to 12। तो जो फिलामेंट में करंट होता है वो कितना होता है, 5 to 10 एम्पियर होता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा वैल्यू कि यहाँ एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, मिली एम्पियर नहीं। तो वैल्यू हमेशा ये भी देखिएगा कि एम्पियर में हम देख रहे हैं या फिर मिली एम्पियर में। तो यहाँ पे एम्पियर, अगर मिली एम्पियर पूछेगा तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके फिर हम ऑप्शन मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्यूब करंट इन एक्सरे ट्यूब रेंज बिटवीन। जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है उसमें ट्यूब करंट का जो रेंज होता है वो कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 to 100 mA, ऑप्शन बी है 1 to 300 mA, ऑप्शन सी है 1 to 500 mA, ऑप्शन डी है 1 to 1000 mA। ठीक है, तो हमारा जो ट्यूब करंट होता है वो कितना होता है, 1 to 1000 mA के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 141, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर हैज रिपल फैक्टर। जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है उसका रिपल फैक्टर कितना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 100%, बी दिया हुआ है 12%, सी दिया हुआ है 4 एंड ऑप्शन डी नेग्लिजिबल। तो जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है उसका रिपल फैक्टर नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लेस देन 1%। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से जो भी दिया होगा हम उसको मार्क करेंगे। 100% किसका होता है, हमारे सिंगल फेज का होता है। ठीक है, 12% किसका होता है, ये 6 पल्स का होता है। ठीक है, एंड 4% किसका होता है, ये 12 पल्स का होता है। ठीक है, इससे पहले आई थिंक लेक्चर 2 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, उस पर मैंने ये बताया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, एडवांटेज की बात कर रहा है, किसकी, एडवांटेज ऑफ 3 फेज जनरेटर ओवर सिंगल फेज इज। ठीक है, कि जो 3 फेज जनरेटर होता है उसका क्या एडवांटेज होता है सिंगल फेज से। ऑप्शन ए शॉर्ट एक्सपोजर टाइम एंड हाई ट्यूब रेटिंग, कि उसका जो एक्सपोजर होता है वो शॉर्ट होता है और ट्यूब रेटिंग वो उसकी हाई होती है। ऑप्शन बी लार्ज एक्सपोजर टाइम, कि एक्सपोजर टाइम वो उसका ज़्यादा होता है और हाई ट्यूब रेटिंग होती है। ऑप्शन सी लार्ज एक्सपोजर टाइम एंड लो ट्यूब रेटिंग, ऑप्शन डी शॉर्ट एक्सपोजर टाइम एंड लो ट्यूब रेटिंग। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या कि शॉर्ट एक्सपोजर टाइम होता है, एक्सपोजर टाइम भी कम होता है, उसकी ट्यूब रेटिंग भी हाई होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 143, ये कह रहा है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, कि जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होता है वो कौन सा यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। ऑप्शन ए दिया हुआ है वैक्यूम, उसमें कोई गैस नहीं होती, वैक्यूम होता है। ऑप्शन बी हीलियम गैस होती है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन डी नन। तो हम जानते हैं कि जो हम डायग्नोस्टिक यूज में आज के टाइम पे हम एक्सरे ट्यूब यूज कर रहे हैं वो कौन सा होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, इसमें कोई भी गैस नहीं होता है। जो पहले एक्सरे ट्यूब यूज किए जाते थे वो गैसी ट्यूब होते थे। ठीक है, उसको हम क्रूक्स ट्यूब कहते थे। ठीक है, वो जिसमें एक्सरे की खोज हुई थी, हमारे रॉन्टन सर जो यूज किए थे वो हमारा क्रूक्स ट्यूब था। ठीक है, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हमारा वैक्यूम ट्यूब होता है, इसमें कोई भी गैस नहीं होती है। नेक्स्ट पे आते हैं 144, इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज इन प्रोड्यूसिंग एक्सरे आर, कि एक्सरे ट्यूब में कितने परसेंट इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं, किसमें, प्रोड्यूसिंग एक्सरे, एक्सरे बनाने में। तो ये हमें पता है कि हीट का जो
1% होता है, लेस देन 1%, वो हमारा हीट एक्सरे बनाने में यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1%। ठीक है, अगर यही पूछा होता है कि कितने परसेंट हीट यूटिलाइज होती है, वो होता हमारा ए 99%। ठीक है, बट यहाँ इस तरह पूछा तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इनवेलप इन मॉडर्न एक्सरे वैक्यूमेटिक ट्यूब इज मेड अप ऑफ। कि जो हमारा मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होता है उसका जो इनवेलप होता है, मतलब जो आउटर लेयर होता है, वो किसका बना हुआ होता है। तो हमारा ऑप्शन ए बोरोसिलिकेट ग्लास इनवेलप, ऑप्शन बी मेटल इनवेलप, ऑप्शन सी लेड इनवेलप, ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा इसका इनवेलप बना होता है वो किसका बना होता है, बोरोसिलिकेट का बना होता है। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास का इसका इनवेलप होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि बोरोसिलिकेट और पायरेक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस मैंने आपको बता भी रखा है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कब हम पायरेक्स बताएंगे और कब हम बोरोसिलिकेट बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द साइज ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट एज कंपेयर टू इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज। पूछ रहा है कि जो फोकल स्पॉट, एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है, वो कंपेयर किसके कंपेयर में, इफेक्टिव फोकल स्पॉट के क्या होता है, लार्ज होता है, स्मॉलर होता है, इक्वल होता है, नन, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है। लाइन फोकस प्रिंसिपल होता क्या है, आइए इस पे हम बेसिक जान लेते हैं। कि जैसे ये हमारे, ये मैंने क्या बना दिया, कैथोड साइड बना दिया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, इस पे हमारे क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर से, कैथोड से निकल के एनोड पर जा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे ट्यूब के अंदर का है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसके बीच की, ये हमारा क्या होता है, एक्चुअल फोकल स्पॉट, एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, और ये जो बीच का डिस्टेंस ये निकला, ये हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है। ठीक है, तो ये यूज किस लिए करते हैं, पहली बात तो इसका एक रीजन होता है कि हीट डिसिपेट के लिए ये यूज किया जाता है कि जो हीट, एनोड जब हीट हो जाता है तो जल्दी ठंडा हो जाए। होता क्या है कि जैसे ये हमारा डिस्टेंस है, इतने में हम एक्सरेज इस पे गिरा रहे हैं, तो अगर एंगल इसे ना देते, तो अगर हमारी एक्सरेज गिरती तो इस छोटे से पार्ट पे गिरती, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता और ठंडा भी देर में होता। तो इसे हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा एंगल दे दिया। तो ये जो इतनी डिस्टेंस ले रहा था, इसके जगह एंगल देने पे ये यहाँ से यहाँ तक की ज़्यादा डिस्टेंस यूज करने लगा। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो मतलब ज़्यादा एरिया में हीट जनरेट होगा, फिर उससे क्या होगा कि वो ठंडा भी ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि जो हमारे एक्सरेज निकल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में अगर निकल रहे हैं, कि जैसे ही हमारा जो ये एक्चुअल फोकल स्पॉट है इसका साइज ज़्यादा है, तो एंगल देने पे क्या हुआ कि जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एक्सरेज तो उतने ही मिल रही है हमें, लेकिन डिस्टेंस कम होने पे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें दूसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हमें अच्छा, अच्छी इमेज मिलेगी। ठीक है, अच्छा कंट्रास्ट मिलेगा। इंटेंसिटी अगर उसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें इससे ये दो बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ जानिए कि जो हमारा एक्चुअल एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है, ठीक है, AFS, वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, इफेक्टिव फोकल स्पॉट से। ठीक है, वो हमेशा उससे कम रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्चुअल फोकल स्पॉट इफेक्टिव से बड़ा होता है। अगर यहाँ पे एक्चुअल की जगह इफेक्टिव पूछा होता और यहाँ एक्चुअल होता तो हम स्मॉलर करते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिक बताया है, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 147, द रिक्वायरमेंट ऑफ द आइडियल मटेरियल ऑफ एनोड इज।
ठीक है, कि जो हमारा आइडियल मटेरियल यूज होता है एनोड में, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हाई एटॉमिक नंबर, सो हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्स रेज। ऑप्शन बी है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी है हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे आइडियल मटेरियल होने की तीनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन की तीनों उसकी प्रॉपर्टी है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आप तीनों पॉइंट याद भी कर लीजिएगा क्योंकि हमारे टंगस्टन की ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट पे, टंगस्टन इज द आइडियल मटेरियल ऑफ एनोड बिकॉज इज, कि जो हमारा अब इसमें पूछ ही रहा है कि टंगस्टन हमारा आइडियल मटेरियल होता है, क्यों होता है। ऑप्शन ए है हाई एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, कितना होता है 74। ऑप्शन बी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कितना होता है 3370 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन डी ऑल एबव। ठीक है, तो इसमें भी हमारी ये तीनों की तीनों इसकी प्रॉपर्टीज है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम टंगस्टन यूज करते हैं। 149 द हील इफेक्ट इज, इसमें हील इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। हील इफेक्ट क्या है, हायर ऑन कैथोड साइड देन एनोड साइड। क्या पूछ रहा है हायर, कि जो इंटेंसिटी है उसके बारे में बात कर रहा है कि कैथोड के साइड ज्यादा होगी किसके, एनोड साइड से। ऑप्शन बी हायर ऑन एनोड साइड देन कैथोड साइड। ऑप्शन सी इक्वल ऑन बोथ कैथोड एंड एनोड। तो इसको ऑप्शन सॉल्व करने से पहले इसको हम समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, ऑप्शन मार्क कर देंगे तो आप बाद में भूल जाएंगे। ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं। जैसे समझते हैं कि ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एनोड, पॉजिटिव मैंने चार्ज लगा दिया। अब इधर क्या करते हैं, ठीक है डायग्राम पे मत जाइएगा। ये हमारा क्या हो गया कैथोड, इधर क्या हो गया निगेटिव चार्ज हो गया, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं काफी स्पीड में आते हैं और कहाँ आके टकराते हैं, हमारे एनोड पे टकराते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक जगह आके टकराते हैं। पीछे फोकसिंग कप लगा होता है जो कि फोकस करता है एक पर्टिकुलर फोकल स्पॉट पर। ठीक है, फिर होता क्या है कि जैसे इसको हम हाई केवीपी दे रहे हैं, हाई केवीपी मतलब उसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। किसको हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। ठीक है, कि बहुत ज्यादा स्पीड में वो आके किससे टकराए, एनोड से टकराए। ठीक है, फिर टकराने के बाद क्या, ये एक्सरेज जनरेट करता है। ठीक है, ऐसे से इससे एक्सरेज निकलती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन काफी स्पीड में भेज रहे हैं तो होता क्या है कि एनोड में कुछ अंदर डिस्टेंस तक वो इंटरेक्ट कर जाता है। मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए वॉलीबॉल खेलते हैं तो जब हम उसको मारते हैं तेज नेट पर, तो अगर धीरे मारते क्या होता है कि उससे वो टकरा के गिर जाता है। बट अगर काफी तेज मारते हैं तो क्या करता है वो जाल को कुछ अंदर तक पुश करता हुआ चला जाता है। ठीक है, मतलब फिर कहना क्या चाहता हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जैसे इसको मैं पहले क्लीन करता हूँ। अब सिर्फ हम क्या बनाते हैं, एनोड बना रहे हैं। ठीक है, ये एनोड हो गया। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तक इसमें इंटरेक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा एनोड है प्लस ये हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कुछ ना कुछ डिस्टेंस तक इसमें इंटरेक्ट कर जा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा प्लस साइड है, ये हमारा माइनस, यानी ये कैथोड और ये हमारा प्लस साइड एनोड है। तो जब हमारे यहाँ से एक्सरे जनरेट होंगे तो होगा क्या, ऐसे निकलेंगे और इधर। ठीक है, और ऐसे ही डिवाइड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा कैथोड साइड होगा उसमें आप देखिए कि जो हमारा एक्सरेस निकल रहे हैं वो एनोड से बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करके बाहर आ रहे हैं। बट जो हमारा ये एनोड साइड है इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे एक्सरेस निकल रहे हैं वो
इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद निकल रहे हैं। तो ये आपको पता होगा, कोई किसी भी चीज़ से अगर ट्रैवल करके निकलता है किसी भी डेंस चीज़ से, तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ स्लो होती जाती है। ठीक है? कि जैसे अगर कोई भी लिक्विड टाइप का कुछ भी हो, पेस्ट टाइप का मटेरियल, उससे अगर आप एक बॉल को बहुत स्पीड में फेंकेंगे, ठीक है? तो उसको जब वो पार करके निकलेगी तो उसकी वो स्पीड नहीं रहेगी जिस स्पीड से आपने उसको फेंका था। कुछ ना कुछ स्पीड वो उसकी कम हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अपोज़िट फ़ोर्स लगा रहा था ये मटेरियल। वैसे ही यहाँ पे भी अपोज़िट फ़ोर्स वो लगाएगा, जिसकी वजह से इधर की जो एक्स-रेज़ की इंटेंसिटी है, वो हमारे कैथोड साइड की इंटेंसिटी से कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो जैसे मान लिया कि हमारा मिड पे अगर 100% इंटेंसिटी है, तो जैसे-जैसे हम कैथोड की साइड आएँगे, तो हमारी 110, 120 ऐसे इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे-जैसे हम एनोड की साइड आएँगे, हमारी मान लो 90 हो गई, 80 हो गई, 70 हो गई। तो मतलब क्या है कि जो हमारा एनोड साइड के एक्स-रे होते हैं, वो उसकी इंटेंसिटी कैथोड साइड के एक्स-रेज़ की इंटेंसिटी से हमेशा कम होती है, ड्यू टू एनोड हील इफ़ेक्ट। एनोड में जो ये हील बनाए गए एंगल दे रहे हैं, इसकी वजह से ये जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसी को एनोड हील इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है? इस जो एंगल होता है इसका, ये कितना हील देते हैं, ये आप बताइएगा कि हमारे डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब में एनोड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, ठीक है? तो इसमें आप बेसिक समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कैथोड के साइड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है और एनोड के साइड कम होता है, ठीक है? ये बस मैंने आपको समझाने के लिए एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है? बाकी इस पे मैं डिटेल में इसकी क्लासेस लूँगा, ठीक है? अब हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं, ठीक है? अब पूछा क्या था, हील इफेक्ट में क्या होता है? तो ऑप्शन जो हमारा ए दिया हुआ है कि हायर ऑन कैथोड साइड देन एनोड साइड, कि हमारा कैथोड साइड जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगा, एनोड साइड कम होगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा कि हमारा एनोड था ही, तो जो एक्स-रेज़ आ रहे हैं, तो जो कैथोड के साइड नेगेटिव साइड जा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जो एनोड के साइड आ रहे हैं, वो कम है। अगर आप कभी भी कन्फ्यूज़न हुई है, तो ये एनोड बना के एंगल देकर एक्स-रेज़ उसमें से निकालिएगा, आप खुद समझ जाएँगे किधर कम है, किधर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। हील इफ़ेक्ट डिपेंड ऑन, कि जो हील इफ़ेक्ट है, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है एनोड एंगल पे, ऑप्शन बी दिया हुआ है साइज ऑफ एनोड पे, कि एनोड के साइज पे, ऑप्शन सी दिया हुआ है शेप ऑफ द एनोड, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन एवर। तो जो हमारा हील इफेक्ट होता है वो एनोड एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है? एक फार्मूला याद कर लीजिए कि हील इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनोड एंगल, ठीक है? एनोड एंगल, ठीक है? कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? और ये हमारा एनोड एंगल किस पे डिपेंड करता है? साइन थीटा पे, ठीक है? किस पे? साइन थीटा पे। अच्छा, इसका हम डायग्नोस्टिक यूज़ में कहाँ यूज़ लेते हैं, किस पर्पज़ में यूज़ लेते हैं? तो हमारे जो बॉडी पार्ट की जो थिकनेस होती है, उस अकॉर्डिंग हम उसको नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में प्लेस करते हैं, क्योंकि हमारी जो कैथोड साइड है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो भी हमारा थिक पार्ट होगा उसको हम कैथोड साइड रख देंगे, और जो थिक नहीं होगा, थिन होगा, उसको हम एनोड साइड देंगे। अब ये कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, कि जैसे हम फुट में कर सकते हैं, ठीक है? कि हमारी, जैसे ये फुट हो गया, ये उँगलियाँ हुई, ठीक है? तो जो ये हमारा टार्सल का एरिया होता है वो थिक होता है, बट जो ये हमारे फेरेंजेस होती हैं वो थिक नहीं होती हैं। तो होता क्या है कि हम एक्सपोज़र तो सेम दे रहे हैं, जितना हम इधर इस एरिया पड़ेगा उतना ही पीछे भी पड़ेगा। तो अगर हम ज़्यादा देंगे तो हमारे आगे फेरेंजेस क्लियर नहीं आएँगे, अगर कम देंगे तो हमारे टार्सल्स क्लियर नहीं आएँगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी फेरेंजेस रहती हैं उसको हम किस साइड प्लेस करते हैं, एनोड के, और टार्सल को कैथोड के साइड। तो हमारे उसी एक एक्सपोज़र में हमें एक क्लियर इमेज दिखती है। और कहाँ यूज़ करते हैं?
हमारे डीएल में यूज़ करते हैं या फिर हमारे थाइज़ में यूज़ करते हैं। थाइज़ में हमारा जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसको हम किधर करते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट हमारा थिक होता है तो उसको हम प्लेस करते हैं कैथोड के साइड, और जो हमारा डिस्टल पार्ट होता है उसको हम कहाँ थिक करते हैं, एनोड के साइड। ठीक है, तो बाकी इस पे एनोड हील इफेक्ट पे एक डिटेल में मैं क्लास लूँगा। ठीक है, उसमें ये सब फार्मूला सारे फिजिक्स मैं उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सक्षम स्कॉलर पे अपलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।